सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल निमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, डेली की तरह बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में आपके बायोलॉजी का 5th लेसन चल रहा था और इस 5th लेसन में कई पॉइंट हो चुके हैं। अपने 3-4 वीडियो हो चुके हैं जिसमें आपका विसरण हो चुका है, पारगम्यता हो चुका है, प्रासरण हो चुका है, जीव द्रव्य कुंचन और विकुंचन हो चुका है, कोशिका में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के दाब उत्पन्न होने वाले दाब हो चुके हैं। जो दाब हैं उनके मध्य जो संबंध पाया जाता है वो हो चुका है। इसी बीच में 2 कंडीशन हो चुकी हैं कि यदि पादप कोशिका सलथ अवस्था में हो तो उन दाबों के मध्य क्या संबंध होगा, यदि कोशिका स्फीत अवस्था में हो तो उन दाबों में क्या संबंध होगा। इस प्रकार की जो पॉइंट थे वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज इसी पॉइंट का एक पॉइंट आता है जल विभव अवधारणा। पॉइंट है जल विभव अवधारणा। ये इसी 5वें लेसन का पॉइंट है जिसे हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक पॉइंट और होगा जिसका नाम है अंतः शोषण। ये 2 पॉइंट हैं, एक है जल विभव अवधारणा और एक है अंतः शोषण। जल विभव अवधारणा क्या है, वाटर पोटेंशियल हाइपोथेसिस क्या है, ये अवधारणा सबसे पहले R.K. स्टेलियर और S.A. टाइलर द्वारा दी गई। ये जो अवधारणा थी, इस अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, R.K. स्टेलियर एवं S.A. टाइलर। इन 2 व्यक्तियों ने इस अवधारणा को दिया था। कई बार कंपटीशन में सीधा पॉइंट डाल देता है कि जल विभव अवधारणा किसके द्वारा दी गई, किसके द्वारा दी गई, स्टेलियर और टाइलर के द्वारा दी गई। देखिए, ऊष्मागतिकी के अनुसार, थर्मोडायनेमिक्स लॉ के अनुसार ऊष्मागतिक नियमों के अनुसार, थर्मोडायनेमिक्स लॉ के अनुसार कोई भी तंत्र होता है, कोई भी सिस्टम होता है, उस सिस्टम में क्या पाए जाते हैं, उस सिस्टम में घटक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, घटक पाए जाते हैं। या कहें कि तंत्र में अणु पाए जाते हैं या कण पाए जाते हैं। जितने भी घटक होते हैं उन घटकों के अंदर क्या पाई जाती है, मुक्त ऊर्जा। क्या पाई जाती है, मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी। और ये जो एनर्जी होती है, इसी एनर्जी के द्वारा ये जो घटक होते हैं वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी सिस्टम होता है, उस सिस्टम में जो घटक पाए जाते हैं उन घटकों के कार्य के लिए उनमें क्या पाई जाती है, ऊर्जा पाई जाती है। यहाँ तक की बातें क्लियर, ठीक है। आपको यहाँ तक कितने रखना है कि ये अवधारणा किसने दी, ये अवधारणा R.K. स्टेलियर और S.A. टाइलर द्वारा दी गई। इस अवधारणा के अनुसार या इस अवधारणा को ऊष्मागतिक नियम द्वारा समझाते हैं। ऊष्मागतिक नियम क्या कहता है कि कोई भी तंत्र होता है, कोई भी सिस्टम होता है,
उस सिस्टम में जो भी घटक होंगे, जो भी कण होंगे, उन कणों के अंदर क्या पाई जाती है? ऊर्जा पाई जाती है। और वो ऊर्जा उन घटकों को कार्य करने की क्या देती है? क्षमता देती है। क्लियर? अब आपको पता है अपने प्रासरण पढ़ा था, परासरण, और परासरण में आपको ये भी पता है कि जो जल के अणु होते हैं, जल के जो अणु होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से, अर्धपारगम्य जो झिल्ली होती है, इस अर्धपारगम्य झिल्ली में से आर पार आते जाते हैं, या तो अंदर आएंगे या फिर बाहर निकलेंगे। अब अंदर आर पार निकलते हैं, अंदर आते हैं या बाहर निकलते हैं, तो उसके लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? मुक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मुक्त ऊर्जा की। क्लियर? यहां तक की बातें क्लियर हुई होंगी। उसके बाद में ये देखा गया कि एक शुद्ध जल होता है, एक तो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल या शुद्ध विलय कह सकते हैं अपन। शुद्ध जल में जो जल के अणु होते हैं, अणुओं की मुक्त ऊर्जा वे कोई विलयन है, विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा में पाए जाने वाले अंतर को जल विभव कहते हैं। समझ में आई होगी कि एक शुद्ध जल है या शुद्ध विलायक है, उस शुद्ध जल में जितने भी जल के अणु हैं, उन जल के अणुओं की कुल मुक्त ऊर्जा, और एक विलयन के अंदर जो जल के अणु होते हैं, उन जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, दोनों में क्या रहेगा? अंतर रहेगा। क्यों? क्योंकि शुद्ध जल में तो पूरे के पूरे अणु किसके हैं? जल के हैं, तो उसकी मुक्त ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी। जबकि विलयन में जल के अणुओं के साथ साथ विलय के अणु भी हैं। किसके अणु हैं? विलय के अणु। तो विलय के अणु होंगे तो वहां पर विलय के अणु क्या होंगे? कम होंगे। जल के अणु क्या होंगे? कम होंगे। कम होंगे तो मुक्त ऊर्जा भी क्या होगी? कम। तो शुद्ध विलय की मुक्त ऊर्जा क्या होती है? विलयन की तुलना में ज्यादा होती है। दोनों में अंतर पाया जाता है, और ये जो अंतर होता है वो अंतर क्या कहलाता है? जल विभव कहलाता है। इस जल विभव को, ये जो जल विभव होता है, इस जल विभव को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? इस जल विभव को, ये जो जल विभव होता है, उस जल विभव को ग्रीक भाषा का एक संकेत है साई। ग्रीक भाषा का एक संकेत है साई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है, यानी इससे दर्शाया जाता है। दूसरी बात है, इसके जो मापने की इकाई है, ये जो मापने की इकाई, इस जल विभव, ये तो हो गया संकेत, ये तो क्या हो गया? संकेत। अब मापने की जो इकाई है, इस इकाई को किस में मापते हैं? बार में। किस में मापते हैं? बार कह दो या एटमॉस्फेयर कह दो, वायुमंडलीय दाब जिसको अपन कहते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको कि जल विभव को किससे दर्शाएंगे अपन? साई से। और इसको किसके द्वारा मापा जाता है? बार या एटीएम से मापा जाता है। अब आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि
जब जल होता है, जल में जब कोई विलेय विलेय मिलाया जाता है तो जल विभव कम हो जाता है। जल विभव क्या हो जाता है? कम। इसका मतलब ये हुआ कि जब जल में विलय मिलाया जाता है या कोई अन्य पदार्थ मिलाया जाता है तो विलय मिलाने के कारण उसके जल विभव में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। क्लियर? तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि विलयन की, तो अपने कह सकते हैं कि विलयन की मुक्त ऊर्जा शुद्ध जल की तुलना में क्या होगी? कम होगी। तो शुद्ध जल की तुलना में कम होगी तो यह हो सकता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी विलयन होता है, कोई भी विलयन होता है, इस विलयन का प्रासरण दाब विलयन का प्रासरण दाब क्या होगा? ज्यादा होगा। उसमें जैसे जैसे विलय मिलाएंगे तो उसके प्रासरण दाब में क्या आती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी विलयन का प्रासरण दाब जो है वो उसके जल विभव का सूचक होता है। प्रासरण दाब होता है वो किसका सूचक होता है? जल विभव का। और इसको अपन दर्शाते हैं अपन प्रासरण विभव से। इसको क्या कहते हैं? प्रासरण विभव। और प्रासरण विभव को दर्शाया जाता है किसके द्वारा? साइन एस से। किससे दर्शाते हैं अपन? साइन एस से दर्शाते हैं। प्रासरण विभव को दर्शाएंगे अपन साइन एस। ठीक है, ये इसका संकेत है। एक तो अपने पास जल विभव आया, जल विभव, और जल विभव को किससे दर्शाया अपने? साइन से। एक आया प्रासरण विभव, प्रासरण विभव, और प्रासरण विभव को किससे दर्शाया अपने? साइन एस से। क्लियर? फिर उसके बाद में देखो आप कि प्रासरण दाब और प्रासरण विभव, दो चीजें आई यहां पर। एक तो आया प्रासरण दाब और एक आया प्रासरण विभव। देखो प्रासरण दाब होता है ये धनात्मक होता है, ध्यान रखना, ये क्या होगा? धनात्मक। और ये प्रासरण विभव होता है ये क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है? ये ऋणात्मक होता है। अब इसको एक परिकल्पना से समझते हैं अपन। देखो कैसे। जैसे मान लीजिए ये एक अर्धपारगम में झिल्ली की बनी हुई थैली है। ये एक बीकर है, मान लीजिए पात्र है। ये पात्र है। अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन?
ये देखिए यहाँ पे, यह अर्धपारगम्य झिल्ली से बनी हुई एक थैली है और इस थैली के अंदर चीनी का घोल भरा हुआ है, सांद्र घोल भरा हुआ है। सांद्र घोल का मतलब यहाँ पर सांद्रता इसकी ज्यादा है अर्थात चीनी का घोल गाढ़ा है। यहाँ पर एक ये दूसरा पात्र है, बीकर है, और इस बीकर के अंदर भी चीनी का घोल है, लेकिन इस चीनी का घोल क्या है, तनु है, पतला है। आपको पता है यहाँ पर दो तंत्र हो गए, एक थैले के अंदर हो गया, एक पात्र के अंदर हो गया। दोनों की सांद्रता में भी अंतर है, क्योंकि थैली वाला जो घोल है वो सांद्र है, जबकि पात्र वाला घोल कैसा है, तनु है। दोनों की सांद्रता में अंतर होने के कारण आपको पता है कि इस बाहर वाले विलयन के जो जल के अणु हैं वो लगातार क्या होंगे, अंदर प्रवेश करेंगे। ये लगातार क्या होंगे, अंदर जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली है वो विलय के अणुओं को तो आर पार जाने की अनुमति देती है, जबकि विलय के अणुओं को आर पार जाने की अनुमति नहीं देती है। तो यहाँ पर विलय के अणु क्या हैं, विलय के कण हैं यहाँ पर चीनी के, जबकि विलय के क्या है, जल है। तो इसका मतलब इनकी सांद्रता में अंतर होने के कारण बाहर से जो जल के अणु हैं, ये जो जल के अणु हैं ये बाहरी विलयन से सांद्र शर्करा के घोल में लगातार क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे तो इसका आकार बढ़ता जाएगा। तो ये जो झिल्ली है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, वो फूल जाती है, एकदम प्रॉपर तरीके से फैल जाती है, और फैलने के कारण से ये बाहरी विलयन पर, ये जो इस थैली की जो भित्ति होती है, ये भित्ति इस विलयन के ऊपर क्या डालती है, दबाव डालती है, और उस दबाव के कारण से जो जल के अणु होते हैं वो अंदर आने से क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और इस दाब को जो इस थैली की भित्ति के द्वारा बाहर की तरफ लगाया जाता है, ये जो दाब होता है इसको कहते हैं स्फीत दाब। क्या कहते हैं, स्फीत दाब कहते हैं। और स्फीत दाब जल विभव के प्रभाव को क्या, स्फीत दाब से जो उत्पन्न होता है, जो जल विभव उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं दाब विभव। यानी स्फीत दाब से जो जल विभव उत्पन्न होगा उसको कहेंगे दाब विभव। क्या कहते हैं, दाब विभव। और दाब विभव को अपन दर्शाते हैं किससे, दाब विभव को दर्शाया जाता है साइन पी से। किससे दर्शाया जाता है, साइन पी से। इस प्रकार जो जो आपका दाब विभव होगा, ये दाब विभव क्या होगा, धनात्मक होगा, और जल विभव को क्या करता है, ये बढ़ाता है। तो दोबारा बताया मैंने कि जो दाब विभव होता है वो जल विभव को क्या करता है, बढ़ाता है, अर्थात ये क्या करता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ पर तीन चीजें आ गई, एक जल विभव हो गया, पराशर विभव हो गया, और एक दाब विभव हो गया। देखिए अपने पास एक तो आया जल विभव, एक आया पराशर विभव, और एक आया अपने पास दाब विभव। ठीक है, इसको अपन दर्शाते हैं साइन से, इसको दर्शाते हैं अपन साइन एस से, और इसको दर्शाते हैं अपन साइन पी से। ये तो दर्शाया अपने। अब इन तीनों के मध्य संबंध क्या होता है, इन तीनों के मध्य जल विभव है तो जल को अपन वाटर कहते हैं, तो अपन ये भी दर्शा सकते हैं साइन डब्लू। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं साइन डब्लू बराबर साइन एस प्लस साइन पी। ये इन तीनों के अंदर क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। ये इन तीनों में क्या होगा, संबंध होगा, रिलेशन होता है। क्या होता है, रिलेशन। क्लियर, यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब आगे देखिए, देखिए कोई भी कोशिका होती है। अब जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका है, ये कोई कोशिका है, और कोशिका की ये जो सतह होती है, ये सतह, ये जैसे मान लो ये सतह है, ये जल अणुओं का अवशोषण करती है। यानी कोई भी कोशिका हो, कोशिका की वो सतह है
जो जल अणुओं का अवशोषण करती है, अधिशोषण करती है, तो उस सतह को कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को ही, ये इंग्लिश वर्ड है मैट्रिक्स, इसको हिंदी में आधात्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधात्री। ये जो इस मैट्रिक्स जो है या आधात्री है, इस आधात्री के द्वारा जो उत्पन्न विभव होता है, क्योंकि जो आधात्री होगी वो जल अणुओं का क्या करेगी? अधिशोषण करेगी। अधिशोषण करेगी तो यहाँ पर दबाव उत्पन्न होगा, इसको कहते हैं मैट्रिक्स विभव। क्या कहेंगे? इस मैट्रिक्स के द्वारा अधिशोषण के बाद जो उत्पन्न दबाव होता है उसको कहते हैं मैट्रिक्स विभव। और जो मैट्रिक्स विभव होता है, ये मैट्रिक्स विभव कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है ये? ऋणात्मक। ये ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक होने का मतलब है ये जल विभव को क्या करेगा? कम करता है। जल विभव को क्या करता है? कम। क्या करता है? कम करता है। क्लियर? यहां तक की बातें क्लियर होंगी। अब आपको यह भी पता है कि जो जल विभव होता है, जल विभव अपने पास क्या क्या आ गया? जल विभव आ गया, पराशर विभव आ गया, दाब विभव आ गया, और मैट्रिक्स विभव आ चुका है। यहां पर देखो, तीनों के अंदर संबंध निकाल लेते हैं अपन। देखो यहां पर साइन W बराबर साइन M प्लस साइन S प्लस साइन P, ये तीनों के अंदर क्या पाया जाता है? संबंध पाया जाता है। यहाँ पर साइन W बराबर क्या है? जल विभव। क्या है? जल विभव। फिर है साइन M, ये है मैट्रिक्स विभव। मैट्रिक्स विभव। फिर है साइन S, और ये है परासरण विभव। और फिर है साइन P, ये है दाब विभव। इन तीनों के अंदर संबंध पाए जाते हैं क्या? साइन W बराबर साइन M प्लस साइन S प्लस साइन P, ये संबंध पाया जाता है। कई बार ये संबंध भी पूछ लेता है, ध्यान रखना। अब इस लेसन का लास्ट पॉइंट आता है इस लेसन का लास्ट पॉइंट है, और वो है अंतः शोषण। अंतः शोषण। ये है अंतः शोषण, इम्बिबिशन। अंतः शोषण किसे कहते हैं? कोई भी मान लीजिए, जैसे आपने एक चीज देखी होगी, बरसात के समय के अंदर, बरसात के समय के अंदर आपकी जो किवाड़ वगैरह होते हैं ये फूल जाते हैं, और फूलने के कारण आसानी से बंद भी नहीं होते हैं। क्लियर? आपको ये भी पता होगा कि जो सूखी ठोस सतह होती है, उस सूखी ठोस सतह के द्वारा जल का जो अधिशोषण किया जाता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? अंतः शोषण। कहने का मतलब कोई भी ठोस सतह होती है, उस ठोस सतह के द्वारा, उस ठोस सतह के द्वारा जो जल का अधिशोषण किया जाता है वो क्या कहलाता है? अंतः शोषण। अब आपको यह भी पता होगा कि प्राथमिक और जो द्वितीयक भित्ति होती हैं वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? सेलुलोज और पैक्टिन की। और सेलुलोज और पैक्टिन की जो भित्तियां होती हैं ये जल से नहीं होती हैं, और जल का क्या करती हैं? अवशोषण करती हैं। जो आपको ये भी पता होगा, जो जल अवशोषित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं अंतः शोषण। और जिस पदार्थ के द्वारा जल का शोषण किया जाता है, अधिशोषण किया जाता है, या जल को ग्रहण किया जाता है, वो कहलाता है अंतः शोषक, या अधिशोषक भी कहला सकते हैं। क्लियर? अब इसका महत्व ये है
कि जो बीज वगैरह होते हैं, ये जो बीज वगैरह होते हैं ये जल का अवशोषण करके और अंकुरण के समय इनका क्या होता है, स्फुटन होता है। तो लेसन आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। कल अगला लेसन देखेंगे। आज के पॉइंट में इतना ही। थैंक यू।